आइए मैं आपको 2020 का शायद ये कक्षा 10 के साइंस पेपर का बायोलॉजी सेक्शन है। ठीक है। आइए यहाँ पे आज तो पहले दिन में मतलब ये वीडियो बन रही है। सो थोड़े बहुत क्वेश्चन ही थोड़ा ट्राई किया है मैंने, तो आप वीडियो को देखिए, पसंद आए तो बताइएगा। ठीक है, चलिए आज ये देखिए हम चल रहे हैं खंड गा के क क्वेश्चन। हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन की। किसकी बात कर रहे हैं? अलैंगिक जनन की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? अलैंगिक जनन की। अच्छा, आपको मैंने जनन बताया था, एक लैंगिक जनन होता है, दूसरा अलैंगिक जनन, जैसा आप जानते हैं। ठीक है, तो उसी में अलैंगिक जनन जो होता है उसी का एक पार्ट है, एक भाग है, जिसे हम बोलते हैं बडिंग या फिर बोलते हैं मुकुलन। अच्छा, आप जब अलैंगिक जनन में मुकुलन का अध्ययन करेंगे तो उसमें मुकुल एक्चुअली पहले जानने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे तो चलिए ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन कि अलैंगिक जनन किसमें होता है, आपने देखा आंसर मार दिया। लेकिन हम मुकुलन जाने क्या होता है मुकुलन। ठीक है, मुकुलन जो होता है ना, एक प्रकार का एक, अब क्योंकि अलैंगिक जनन है तो मुकुलन भी एक तरह का अलैंगिक जनन ही होगा। ठीक है, जो ये क्रिया होती है अलैंगिक जनन में, मुकुलन जो होता है, मुकुलन एक ऐसी विधि होती है जिसमें क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है यानी जो जनक का शरीर होता है, ठीक है, उससे एक छोटा सा आउटग्रोथ कहने का मतलब आप समझ लीजिए, सपोज दैट ये जैसे ये पेरेंट बॉडी है। ठीक है, ये क्या है? पेरेंट बॉडी है। यहाँ से कोई एक छोटा सा पार्ट टूट जाए, टूट के एक नए भाग का निर्माण कर ले। ठीक है, ठीक है, मतलब ये एक समझ लीजिए एक छोटा सा, ये कोई इस सपोज दैट कोई है, कोई जनक है, इसका इतना सा छोटा सा पार्ट ये टूट के एक नए भाग का निर्माण कर ले। किसका? एक नए जनक का निर्माण कर ले, ये कहलाता है मुकुलन। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब मुकुलन जो होता है एक अलैंगिक जनन क्रिया होती है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, जो शरीर होती है यानी जो जनक का शरीर होता है उसमें से एक छोटा सा उभार बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, जिसे हम मुकुल यानी बड कहते हैं। ठीक है, यह बड या मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ठीक है, और अपने जनक से यानी जो पेरेंटल बॉडी थी, जनक का शरीर था, उससे अलग होकर अपने जनक जैसा यानी अपने माता पिता की जैसा, अपने पेरेंट्स बॉडी के जैसा ही एक नया जीव बना लेता है, एक नया बॉडी बना लेता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है मुकुलन। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, मुकुलन क्या होता है। मुकुलन जो होता है एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक छोटा सा उभार बाहर की ओर आता है। ठीक है, जिसे हम मुकुल यानी बट कहते हैं। ये मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और अपने जनक से अलग होकर एक एक नए शरीर का निर्माण करता है, एक नए पार्ट का निर्माण करता है, जो कि अपने जनक जैसा एकदम टू कॉपी होता है। ठीक है, अच्छा, ये अपने जनक जैसा ही क्यों होता है? क्योंकि इसमें मुकुलन जो होता है वो अलैंगिक जनन होता है, और अलैंगिक जनन आप जानते हो, जैसे माता पिता होते हैं सेम टू सेम वैसे बच्चे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका एग्जाम्पल इष्ट होगा। तो ये जो अलैंगिक जन मुकुलन द्वारा होता है, इसमें कौन कौन सा आंसर होगा? उसमें आप आंसर मानेंगे इष्ट। क्या मानेंगे? इष्ट। ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? ठीक है, कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस आप जानते ही हैं क्या होती हैं। उसमें आंसर इसमें देख के आपको बहुविकल्प में आंसर चुनना होगा, लेकिन हम जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए निम्नलिखित में आपको ऑप्शन छांटना है कि निम्नलिखित में ग्रीन हाउस गैस हैं या कौन कौन सी गैसेस हैं। देखिए, पहला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यानी N2O की बात हो रही है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की बात हो रही है, CO2 की बात हो रही है, और CO की बात हो रही है। ठीक है, तो आप तो भली भांति जानते हैं इसमें से कौन सा आंसर होगा, लेकिन हम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से हमारे वातावरण पे फ़र्क क्या आएगा, उन सब चीज़ों का हम डिटेल में यहाँ पे डिटेल कह लीजिए या फिर एक मतलब पढ़ेंगे हम यहाँ पे। आ जाइए, चलिए, ग्रीन हाउस, पहली बात तो ग्रीन हाउस होता क्या है? ठीक है, ग्रीन हाउस होता क्या है? ठीक है, ग्रीन हाउस को हम हिंदी में हरित प्रभाव भी बोल सकते हैं, या फिर इसे ग्रीन हाउस को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है,
सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो होता है ना, एक नेचुरल फिनोमेना है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो कहीं भी किसी भी वातावरण में हो सकता है। ये जो किसी ग्रह, ठीक है, हमारी पृथ्वी तो ग्रह है ना, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ भी होता है। तो किसी ग्रह या किसी भी उपग्रह के वातावरण में, क्योंकि देखो हर जगह कुछ ना कुछ वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है। जब वातावरण होगा तो आप जानते हो वहाँ पे गैसेस होंगी। ठीक है। उन्हीं गैसों के तापमान में कुछ वृद्धि हो जाना, ठीक है, यानी थोड़ी बहुत चेंजेस कर देना या वृद्धि कर देना, यही कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, फिर से सुनिए। ये प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत वृद्धि करने में मदद करती है। यानी जो पहले तापमान था उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाए, यही कहलाते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरितगृह प्रभाव। ठीक है। अब इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन सी हैं, कौन कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल हैं? सबसे पहले होती है CO2। कौन होती है? CO2। ठीक है। CO2 के बाद दूसरी गैस जो आती है वो है CH4 यानी मीथेन गैस। ठीक है। कौन सी गैस? CO2 CH4। उसके बाद आता है वाष्प। क्या आता है? वाष्प। ठीक है। तो इसमें जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं, मीथेन गैस है, उसके बाद CO2 है, और फिर वाष्प है, जल वाष्प इसको बोल सकते हैं। अच्छा, तो इसमें आंसर देखिए, निम्नलिखित में ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तो होगा नहीं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जानते हैं आप, ये सिगरेट में या फिर नशीली चीज़ों में मिलता है, तो ये होगा नहीं। तो आप जो आपका आंसर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कौन सा होगा? एक सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ग्रीन हाउस इफेक्ट जब होता है तो इससे फ़ायदा क्या है? ठीक है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उससे फ़ायदा क्या होता है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उससे फ़ायदा क्या होता? ठीक है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उससे हमें फ़ायदे देखने, अभी तक तो देखा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ठीक है। चलिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट अभी हमने देखा कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है किसी भी वातावरण में तापमान को बढ़ाने की प्रक्रिया, एक तरह से सरल शब्दों में समझ लीजिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए आइए, इससे हमें फ़ायदा क्या है? अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होती ना तो पृथ्वी पे लाइफ ही पॉसिबल नहीं होती। ठीक है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो यहाँ पे लाइफ ही पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो हमारा जो अर्थ है उसका जो तापमान होता ना, वो हमारा तापमान जो होता वो माइनस कितना होता? -18 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में होता। समझ रहे हो? माइनस में मतलब जीरो से भी नीचे। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट होने की वजह से जो अभी वर्तमान का तापमान है वो नियर अबाउट है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो प्राकृतिक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है। इसलिए हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, इसमें CO2 के अलावा अलावा मीथेन गैस भी होती है, याद रखिएगा। उसके बाद जल वाष्प भी होता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में निम्नलिखित में हमारे लिए ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? देखिए, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये तो जाहिर सी बात नहीं होगा। नाव की ऊर्जा, ये सब हाइड्रोजन मतलब परमाणु बम वम बनाने के सिस्टम से। CNG जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। ये तो नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा आंसर जो है वो सौर ऊर्जा होता है। कौन सा? सौर ऊर्जा। अब बताता हूँ क्यों होता है, वो भी देख लीजिए। ठीक है। सौर ऊर्जा, ठीक है, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें डायरेक्ट, यानी ये जो सन है, ठीक है, क्या है? ये सन है और हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है। तो इससे डायरेक्ट जो एनर्जी आ रही है वो हमको मिल रही है।
ठीक है। एक ये ऐसी एनर्जी है जो डायरेक्ट हमें सन से प्राप्त हो रही है। ठीक है। अगर सूर्य ना हो तो आप जानते हैं यहाँ पे लाइफ ही पॉसिबल नहीं हो। तो जो सौर ऊर्जा है, क्योंकि सूर्य से ही एनर्जी निकल रही है, तो इसलिए सौर ऊर्जा के बिना पृथ्वी पे हम अपने जीवन यापन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए। तो ये एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से प्राप्त होती है। इस धरातल पर सभी प्रकार के जीवन यापन के लिए यही सहारा है। ठीक है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण आपके आस वातावरण में चेंजेस आते, जैसे ठंडी, गर्मी, बारिश। ठीक है। तो ये मौसम एवं जलवायु को बदलती है। ठीक है। वैसे तो सौर ऊर्जा के बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन जो हमारे परिवेश में या हमारे सिलेबस में दिया जो भी है, सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। ठीक है। सौर ऊर्जा को किस में चेंज करते हैं हम? विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। ठीक है। इसलिए इसे मुख्य रूप से हम सौर ऊर्जा कहते हैं। तो आप कह सकते हैं जो मुख्य रूप से सौर ऊर्जा होती है, सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया होती है। ठीक है। फ़िलहाल आज के लिए मतलब अभी ये ट्राई कर रहा हूँ, आकर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा इसको। ठीक है। बाकी जो जो क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।